सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट ईपीसी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ईपीसी उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और क्या क्या इम्पोर्टेंट रहता है उसके बारे में पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपने जब 6 क्लास कक्षा 6, 7 या 8 में आप जब होंगे तो आपके भूगोल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा पर्यावरण से रिलेटेड ये सब चीज़ें। तो उसका थोड़ा दीर्घ रूप, बड़ा रूप आप ईपीसी में देखेंगे। अब जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप लोगों को कक्षा 6 और 7 और 8 की फीलिंग आएगी कि हाँ, हमने बचपन में क्या पढ़ा था। तो वही चीज़ इसी में है, बस इतना है कि वहाँ पे छोटी चीज़ पढ़ाई जाती थी और यहाँ पर हम लोगों को बड़ी चीज़ पढ़ने का मौका मिला है। तो ईपीसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण से बना है, अर्थात दूसरी वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं तथा जो चारों ओर वितरित पर्यावरण कहलाता है। भाई, परि प्लस आवरण, चारों ओरों का क्षेत्र हमारा पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। ये मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं, मेरी रफ कॉपी है ये, जिसमें मैंने अपना पूरा वर्क किया था और आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और सामने बात आ रही है भौतिक पर्यावरण क्या होता है भाई? जल, सूर्य, ऊर्जा, प्रकाश, खनिज, लवण, आर्द्रता, पृथ्वी और वायु आदि, ये सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैव पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जीवों का आपसी संबंध, उनकी संस्कृति, व्यवहार, आचार, विचार, प्रतिस्पर्धा, दृष्टिकोण, धर्म, जाति, व्यक्तिगत आवश्यकता आदि, ये सब जैव वातावरण के या पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि पर्यावरण के अवयव कौन कौन से हैं। पर्यावरण के अवयव जो हैं पृथ्वी, जल, हवा, ऊर्जा और स्थान है। सिंपल सी बात, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस सिर्फ आपको याद रखने की चीज़ है और अच्छे से अच्छा थ्योरी लिखने की आपको आदत होनी चाहिए और हो सके तो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करें। अब बात करते हैं जैवमंडल। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। ये मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हुए हैं, मतलब कि 1/4 अगर 100% जगह है तो उसमें से आप ये मान लो 25% जगह तो सिर्फ स्थानीय स्थान है और आपका 65%, आई थिंक 65 या 75% ही आपका पूरा सब जल से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं वायुमंडल संरचना। वायुमंडल समुद्र तल से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: क्षोभमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, समतापमंडल और ब्रह्ममंडल। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, क्षोम आ सबरह, असब्रह, क्षोम असम्रह। ओके, यहाँ पे लिखना आपको क्षोम आसब्र, क्षोम आसब्र। ओके, ये सब आप लोगों को ये चीज़ आप कोड रखोगे यार तो आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाओगे। क्षोभमंडल पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे, मध्यमंडल 60 किलोमीटर से 95 किलोमीटर आपका आयनमंडल, 95 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल, ब्रह्ममंडल 500 से अंत तक। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई इसमें कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को नॉलेज के तौर पे बता दूं कि जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है वो मध्यमंडल में ही उड़ता है और आयनमंडल में ही हमारा ओजोन परत पाई जाती है। ये मैंने आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया। अब बात करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल सिंपल सा आप जान गए होंगे, तापमान इसका 56 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। आयनमंडल का तापमान 2
डिग्री सेल्सियस से माइनस का 92 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। समताप मंडल 92 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी, लेसन नंबर 2 जिसका आता है वह तो सिंपल सा इसमें यही है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मेरे को लगाइए। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी चैप्टर नंबर 2। ध्यान रखना में हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि ये इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसमें थ्योरिकल चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग हो सके तो पेन पेपर लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ वो आप लोग नोट करते चलें। ओके दोस्तों, और एकदम ये नहीं कि बुग्गा बने बैठे हो यार, कुछ आता आता नहीं है और बिल्कुल बैठे हैं, कुछ यार बोरिंग लग रहा है सर ये है वो। अरे एकदम जॉयफुल से पढ़ो, एकदम ये नहीं कि भैया बहुत ही सीरियस आंखें दबा के पढ़ो, बिल्कुल नहीं, एकदम मस्त होके। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कॉल करो, मैंने आप लोगों को नंबर दे ही दिया है, नंबर नहीं याद है आप लोगों को तो 7985436965 मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो और कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस करो। ओके दोस्तों, इसी के लिए एकदम जॉयफुल से पढ़ो यार, कोई टेंशन नहीं है, कौन है क्या है, बढ़िया तरीके से। और जो भी टॉपर्स बने हुए हैं ये नहीं कि सीरियस पढ़ाई इन्होंने की हो, एकदम जॉयफुल तरीके से पढ़ाई की है। अब ये नहीं कि अब जॉयफुल कैसे की बड़े पढ़ लिया छोड़ दो, हाँ जॉयफुल वो होता है एकदम मूड फ्रेश एकदम हो और ये चीज पढ़ी हमने याद हो गई, कालों काल तक याद रही भाई। परिस्थितिकी होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भाई हम लोगों को याद हो गया, कालों काल तक याद हो गया। तो ये होता है माइंड फ्रेश करने का तरीका, और माइंड फ्रेश तरीके से याद करने का तरीका, जॉयफुल तरीके से एकदम जोश भरे तरीके से पढ़ो, इसे बोलते हैं इकोलॉजी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ये देखो मेरी कॉपी है, फट गई पूरी, इसी में मैं नोट्स बनाए थे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जब दिखाने योग्य है। अब बात करता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम इंग्लिश भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोसिस्टम, इको माने परि, चारों ओर, सिस्टम तंत्र व्यवस्था। ओके, बस सिंपल सा लिख देना है आप लोगों को। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति, किसी भी जीव समूह को निरंतर अस्तित्व में रहने के लिए ऊर्जा की तथा किसी भी मूल तत्व की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। मतलब कहने का मतलब यह है आपको जीने के लिए भैया ऑक्सीजन, खाना पीना, रहना, हर चीज इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब यह है पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति के बारे में। इन सबको ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं भाई। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र, आकाशीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र क्या होता है? स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले परितंत्र पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान, मरुस्थल, घास का मैदान, टुंड्रा प्रदेश आदि। अब बात करते हैं जलीय परितंत्र। जो मैंने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वही चीज नोट की है, बहुत ही शॉर्ट तरीके में नोट की भाई, इससे होता क्या है ये सब चीजें। अब भाई जलीय परितंत्र के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? झरना, झील, नदी, समुद्री जल। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। स्वच्छ जल परितंत्र में आपका झरना, झील, नदी इत्यादि जाएगी, तालाब भी आ जाएगा, और आपका समुद्री परितंत्र में आपका समुद्री जल आ जाएगा। दो भागों में भाई विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं आकाशीय परितंत्र की। एग्जाम्पल के लिए सिंपल सा आकाशीय परितंत्र क्या है भाई? वायुमंडल। लिख देना है बढ़िया तरीके से आप लोगों को। अब बात करते हैं परितंत्र के घटक। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, परितंत्र के घटक कभी कभी पूछ लिया जाता है थ्योरिकल में। अजैव घटक, जैव घटक। अजैव घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वो सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ ही हमारे अजैव घटक होते हैं। इसके अंतर्गत अजैव घटक आ जाए तो आपको क्या लिखना है? इसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ ही आते हैं। कौन कौन से? N2O2, PS, H2, H2O, ETC। नाइट्रोजन ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन और पानी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है अकार्बनिक पदार्थ में, ये अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैव घटक क्या होते हैं? कि वे जो जिनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि जिनमें कीड़े मकोड़े, जैसे कि अगर आप गोबर का कंपोस्ट खाद बनाते हो तो वो जैव घटक हो जाता है। दूध से दही बनता है तो भी जैव घटक हो जाता है वो। ये सब चीजें होती हैं जैविक क्रियाएं में। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जलीय चक्र के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आप लोगों को शायद बता ही दी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने सिर्फ इसको 3-4 दिनों में के अंदर अंदर पूरा खत्म कर डाला था।
अब बात करते हैं जलीय चक्र के बारे में। भूमंडल पर पानी लगभग 73% है। इसका 97% समुद्र में है, शेष भाग पृथ्वी के अन्य भागों में निहित है। अगर हम बात करें तो सिर्फ पीने वाला पानी 3% ही हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध है। और ये 3% पानी जो उपलब्ध होता है वो कहाँ से आता है? बादल, वर्षा, तालाब, नदियों, झीलों में जल। बादल वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे, उसके बाद झीलों में जाता है, तालाब में जाता है, नदियों में जाता है। बादल बनते हैं, बादल से वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन से पेड़ पौधे में क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद झीलों में जल जाता है, पानी बहता है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं जैव घटक के बारे में। अब जैव घटक क्या होता है? जैव घटक 3 चीजों से मिलकर बना होता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ओके, अब बात करते हैं उत्पादक में। उत्पादक, ये चीज जरा समझने की बात करना, समझने की बात जरूर है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिए आप लोग। उत्पादक में आपका स्वपोषी, परपोषी आ जाते हैं। स्वपोषी में आपका बैक्टीरिया, पादप आ जाता है। परपोषी में आपका केवल जंतु आ जाते हैं, परपोषी में। अब वही उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आ जाते हैं। प्राथमिक में शाकाहारी जंतु, मृग शावक, बकरी, चूहा आदि। ओके, द्वितीयक में आपका ये यहाँ पे बांटा गया है हम लोगों ने, यहाँ पे ये हम लोगों ने बांटा है इसको, ये है पूरा। सेकेंडरी में द्वितीयक मांसाहारी जंतु, सांप, लोमड़ी, बिल्ली द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव जैसे गिद्ध, शेर, उल्लू आदि। अपघटक में सिंपल से आप यही समझ सकते हो, अपघटक भाई नदी दूध से दही बनना। ओके, यही सब दूध से दही बनना, और जो हमारी सिंपल सी खाद होती है वो कंपोस्ट खाद बनना, केचुआ वगैरह आ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से खाद होती है वो, ये सब अपघटक हो जाते हैं। ओके दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ सर्किल आ गए हैं हमारे सामने। इन सर्किल में से कम 5-6 सर्किल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पक्का 101% आपका एक पूछ लिया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन चक्र हो, कैल्शियम चक्र हो, हाइड्रोजन चक्र हो, कार्बनिक चक्र हो, कोई भी चक्र इसमें सर्किल आज पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र, ओके दोस्तों, वायुमंडल। सबसे पहले वायुमंडल से श्वसन के माध्यम से जीव जंतु लेते हैं, हम लोग लेते हैं जीव जंतु। उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, O2 छोड़ते हैं, फिर वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से श्वसन क्रिया के माध्यम से हम लोग अपने अंदर ग्रहित करते हैं। ओके दोस्तों, सिंपल सा फार्मूला है, फंडा है। और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के चक्कर में थोड़ा बहुत डाल देना भाई आप लोग। ओके, अब बात करते हैं कैल्शियम चक्र। चट्टान है भाई हमारी, सिंपल सी चट्टान। चट्टान से अपक्षय हुआ, मिट्टी में मिल गई। अपक्षय मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, अपक्षय इसका मतलब होता है भाई मिट्टी बन गई। मिट्टी से पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधों से जीव जंतु बने, जीव जंतु से भूगर्भीय उथल पुथल हुई, उसके बाद चट्टान बनी, सिंपल सा। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। तालाब, गड्ढों, नदी आदि के पानी का वाष्पोत्सर्जन आदि। अब बात देखो, सूर्य है, ये सब हमारा नदी तालाब वगैरह है। सूर्य है, वाष्पीकरण हुआ, उसके बाद पौधों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हुआ, उसके बाद अपवाद हुआ, अपवाद होने के बाद बादल बने, बादल बनने के बाद वर्षा हुई। ओके, और वर्षा से हमारा झील में जल एकत्र हुआ। सिंपल सी बात है, ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था। अब बात करते हैं कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन चक्र क्या होता है? वायुमंडल और वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो CO2 बना पौधे से अपघटन हुआ, मतलब जो पौधे मर जाते हैं, मतलब सूखे हो जाते हैं, सब सड़ उड़ जाते हैं, उनका अपघटन हो जाता है। अपघटन से सूख जाते हैं, उनका ज्वलन होता है, ज्वलन के बाद श्वसन होता है।
पौधे O2, जीव, श्वसन, ज्वलन, CO2, श्वसन के बाद CO2 वायुमंडल, और ये यहाँ ज्वलन के बाद CO2 निकलती है, ये भी वायुमंडल में जाती है। ओके दोस्तों, ये हो गया कार्बन चक्र, आप लोग देख सकते हैं इसका फिगर भी। अब बात करते हैं सल्फर चक्र के बारे में। सल्फर चक्र क्या होता है? सिंपल सल्फर वायुमंडल, वायुमंडल से क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे में आई, पेड़ पौधों से जीव जंतु, जीव जंतु से भौगोलिक उथल पुथल से हमारा पेड़ पौधे जब होंगे तो भाई भौगोलिक उथल पुथल जरूर होगी। उसके बाद उथल पुथल होने के कारण जीवाश्म ईंधन सब निकलने लगेंगे, उथल पुथल होगी, ज्वालामुखी फूटेंगी, जीवाश्म ईंधन निकलेगा, सिंपल सा। उसके बाद जाने के बाद सल्फर पैदा होगी हम लोगों के पास। वही बात आती है फास्फोरस चक्र की, सिंपल सी चट्टान भूगर्भीय उथल पुथल से समुद्र में जमाव से अगर हम बात करें, ये सर्किल हमारा इधर से घूमता है, इधर को ऐसे घूमता है। चट्टान से अपक्षय हुआ, मिट्टी बनी, मिट्टी से खाद बनी, खाद से पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों ने भोजन दिया, भोजन से जीव बने, जीवन से जीव मर गए, मृत जीवों से प्राप्त फास्फोरस मिली, फास्फोरस नदी में बही, नदी का परिवहन हुआ, समुद्र में जमा हुआ, जमाव से भूगर्भीय उथल पुथल हुई, फिर चट्टान बन गई। सिंपल सा वही फार्मूला, वही चक्र वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन चक्र अब बात करते हैं। देखो, ये हमारा साइकिल जो चलेगा वो ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सिंपल सा जल लिया, जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से श्वसन हुआ, श्वसन से श्वसन क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण से O2 बना, O2 से श्वसन क्रिया हुई, श्वसन क्रिया से CO2 बना, फिर प्रकाश संश्लेषण हुई। उसके बाद ये सब सिंपल हमारा हाइड्रोजन चक्र होता है। ठीक है, और हमें अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, EPC है 5th सेमेस्टर में, स्ट्रक्चर ए अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिजाइन सी, और इंटीग्रेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर भी होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी हमारे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। इंट्रोगेटिव का इसका आपका याद रखिए, इंट्रोगेटिव कम्युनिकेशन का जो होगा आपका वो वाइवा होगा, वाइवा। ओके, अब बात करते हैं प्रदूषण व मिलावट। मानवीकृत प्रदूषण, मिलावट, जब विभिन्न प्रकार के द्रव्यों, द्रव, गैस तथा ठोस को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो यह क्रिया मिलावटी कहलाती है। ओके, अब बात करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, COD BOD इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना होगा और इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से सुन लीजिए, पेन और पेपर और लेके बैठ जाइए। COD और BOD के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने हिसाब से आप सब लोग देख लीजिएगा, फिर मत बताइए कि सर ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, COD मतलब COD पूछेगा भाई, COD आएगा, लघु टिप्पणी कीजिए, लघु टिप्पणी करें, किन्हीं 3 पर लघु टिप्पणी करें। बोल देगा COD BOD, कोई और दे देगा बस, और 5 देंगे, 5 में से 3 करने होंगे। COD भाई, अरे यार COD होता क्या है, BOD क्या होता है, पता ही नहीं। COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड। अब बात करते हैं BOD के बारे में। एक मानक तापक्रम में वायुजीवी जीवाणुओं को सीवेज में उपस्थित कार्बनिक तत्वों का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। यह मांग मिलीग्राम प्रति लीटर में आंकी जाती है। सिंपल सा अगर फंडा देखें तो भाई, सीवेज मतलब कि नदी नालियों जो नदी नालियां वगैरह होती है, इनमें आप देखा होगा आपने,
कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उसमें गंदगी हो जाती है, तो गंदगी को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं। तो भाई कीड़े मकोड़े, छोटी ये कीड़ा है, ये गंदगी है, कीड़े ने इस गंदगी का अपघटन किया। अपघटन करने में इस जीव को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे बीओडी कहते हैं। ओके, अब क्या होगी यहाँ पे, ऑक्सीजन मतलब कि कार्बनिक तत्वों का अपघटन। अब इसमें क्या होगा, रासायनिक ऑक्सीकारक का द्वारा करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग मात्रा रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। सीवेज में उपस्थित मतलब अगर हम वही बात करें पदार्थों का तेज रासायनिक ऑक्सीकारक द्वारा, इसमें क्या था, कार्बनिक तत्वों का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन आवश्यकता होती है जीवाणुओं द्वारा, और इसमें रासायनिक ऑक्सीकारक के द्वारा जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है या मांग होती है उसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं, सीओडी का, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, ये समथिंग 3 या 4 चैप्टर हो गए हैं हमारी इसी के अंदर क्लियर। मैंने इस 4-5 दिनों के अंदर पूरा लिख डाला था, इसको बढ़िया तरीके से किया था काम। अब बात करते हैं चौथे या 5वें चैप्टर में आता है जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण, कृषि संबंधी प्रदूषण, खनन प्रदूषण, नगरपालिका प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण प्रयोग होने वाले संयंत्र, नमूना लेने की आवृत्ति, कुल नमूने की संख्या, प्रत्येक नमूने के आकार, नमूना संग्रह का स्थल, नमूना लेने की परिधि। मतलब कि अगर आप सिंपल सी बात करें तो जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए भाई, जल प्रदूषण के लिए एक स्थान होना चाहिए, नमूना लेना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, कुल नमूने होने चाहिए, ये सब सिंपल सिस्टम होता है भाई। एक कॉपी किताब होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, उसमें स्थान होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे प्रदूषण को पढ़ने के लिए, कितना प्रदूषण है वहाँ पर, मशीनें होंगी, ये सब सिस्टम होता है, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। अब आ गया मॉनिटरिंग संयंत्र। प्रबोधन में निम्न संयंत्र की प्रयोग किए जाते हैं, भौतिक रासायनिक प्रबोधन युक्तियाँ, ध्वनि स्तर मापी, जीगर काउंटर, ताप मापी, ऑक्सीजन मापी, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं रासायनिक विश्लेषण। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को बता दूं, रासायनिक विश्लेषण परमाणु अवशोषण, स्पेक्ट्रोमीटर, अवरक्त स्पेक्ट्रो प्रकाशमिति, स्पेक्ट्रिक प्रकाशमिति, गैस फोटो, रासायनिक विश्लेषण करने के लिए हमें इन यंत्रों की जरूरत पड़ती है। और जैविक प्रदूषण की युक्तियाँ, टोटल काउंट, पी कोली परीक्षण और झिल्ली छन्नक विधि। मतलब कि इनको कार्य करने के लिए हमें कौन कौन से यंत्र की जरूरत होती है, ये सब यंत्र हैं हमारे, इंस्ट्रूमेंट हैं। अब बात करते हैं पाद परितंत्र। ये हमारा जल प्रदूषण हो गया। अब बात करते हैं पाद परितंत्र। इकोसिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है इकोसिस्टम। परिचारों और सिस्टम, तंत्र या व्यवस्था, परिस्थितिकी तंत्र, एक अंतः क्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्रकृति व्यवस्था, जो कि हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझा कि आज मैंने जो भी टॉपिक क्लियर किए हैं, फिलहाल देख नहीं पाया क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, सिंपल सा आपका ईपीसी पर्यावरण में आपका ज्यादा सिलेबस नहीं है। आपने क्लास 10th 6th 8th 9th में आपने पढ़ा होगा भूगोल सब्जेक्ट में, इतना तो पढ़ ही लिया होगा। जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां से बहुत कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। सिर्फ अगर इसके सिलेबस में बात करें तो मैंने इतनी तैयारी की थी और इतनी तैयारी आप लोग भी करें और जो भी आपको मिल पाए उसको भी पढ़ें। लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ पूरी बुक से जो चीज इम्पॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को वही इसके बारे में डिस्क्राइब की है। ये मेरे द्वारा नोट्स बनाए हुए थे जो मैंने उस समय अपने लिए बनाई थी। नोट्स वगैरह जो भी मैंने अपने लिए बनाए थे मैं वही आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को। तो आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट लगे नोट डाउन करें और अलग से भी कुछ इम्पोर्टेंट लगे मुझे भी बताएं, जो कि मैं आप लोगों को आगे भी बता पाऊं, जो आपके जूनियर्स वगैरह होंगे उनको भी बता पाऊं। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे मुझे भी बताएं और नोट डाउन जरूर करें। ओके, क्योंकि बहुत से सारे टॉपिक्स होंगे जो शायद मैंने ध्यान ना दिए हो, मैंने सिर्फ बता दिया हो।
ठीक है। और जो ये वीडियो है कि समथिंग 25-30 मिनट का होने वाला, आधे घंटे का होने वाला है। इसी आधे घंटे में मैंने पूरा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट जो है ईपीसी, उसका मैंने फुल वीडियो पूरी की पूरी इसी में बना दिया है। इसी 30 मिनट में आपको पूरी ईपीसी मिल जाएगी। ज्यादा मटेरियल कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं। सब आपने कक्षा 6, 7, 8 में भूगोल में पढ़ लिया होगा। परिस्थिति तंत्र, ये साइकिल वगैरह, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, और भी सिंपल सा चीजें हैं। और आपने इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, अगर हम बात करें प्रदूषण की, पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रदूषण के बारे में मैंने जल प्रदूषण के बारे में आप लोगों को बताया था। जल प्रदूषण के लिए विभिन्न, आप जब वीडियो देख रहे होंगे उसके पहले मैं बताया था कि कौन कौन से यंत्र हैं, ये भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो प्रदूषण के बारे में बात करें तो आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और एक क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और साथ ही मुझे ये नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की जरूरत है, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसमें क्या क्या चीज होती है, हानिकारक और ये सब वगैरह। ओके। और इसमें एक और टॉपिक था जल के महत्वपूर्ण कार्य, आवश्यकता। इसके बारे में ये नहीं लगता कि अब जल का क्या महत्व है, जल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं हम लोग दैनिक क्रिया में, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं जल को, तो आप सब जानते होंगे। इसी में मैंने सब कुछ टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपका आधा घंटा का वीडियो आपको बहुत कुछ बता देगा। इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। बस इतना ये है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। देख लिया होगा पूरा वीडियो, और कैसा लगा वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन तो हिट करना ही करना है। ठीक है दोस्तों। ओके। तो इसी के लिए मैंने ये सब चीजें बताई थी। पूरा ईपीसी, पूरा फुल वीडियो इसके अंदर है ईपीसी का, जो 5th सेमेस्टर में है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।